वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2021। ठीक है, अगले वर्ष के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है और समय कम है, कहने को अगला वर्ष है लेकिन अभी आ जाएगा 2 महीने बाद। ठीक है, और 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे सिविल सर्विसेज के लिए 2021 के लिए। ठीक है, और 257 डेज ही बचे हैं केवल, दिनों में काउंट करिए तभी पढ़ने का मन लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है टेस्ट नंबर 4। 3 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं 21 के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने क्या किया है, हर घर जल उपलब्ध करा दिया है, जहां हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। और इस राज्य ने अपनी 191 ग्राम पंचायतों में 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन प्रदान किया है। पहला है भारत का पहला राज्य, इसलिए इम्पोर्टेंट है, हर घर जल पहुंचा दिया इसने। ठीक है, नल कनेक्शन के द्वारा। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, सिक्किम, कौन सा है ये है गोवा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा जो है, गोवा वो देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है, जहां हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। इस राज्य ने अपने जो भी इसकी 191 ग्राम पंचायतें हैं, 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन जो है इसने प्रदान किया है। उत्तरी गोवा के 1,65,000 ग्रामीण परिवारों को और दक्षिणी गोवा के 98,000 ग्रामीण परिवारों को पूरी तरह से नल कनेक्शन के माध्यम से सुनिश्चित पाइपलाइन आपूर्ति की गई है। गोवा की उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार विशेष रूप से कोरोना महामारी के समय में प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, गोवा देश का पहला राज्य है जो हर घर जल जिसने पहुंचाया है नल कनेक्शन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत बताना है। आरोग्य सेतु को एनआईसी ने बनाया है। आरोग्य सेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आपके मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ, लोकेशन डेटा का उपयोग करता है। इसे चलाने के लिए ब्लूटूथ की आवश्यकता है लेकिन जीपीएस डेटा की नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए नोडल एजेंसी है। एज ए एग्ज़ामिनर कहीं पर भी गलतियां की जा सकती है, स्टेटमेंट बदले जा सकते हैं। इसे एनआईसी ने बनाया है, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय नोडल एजेंसी है इसके लिए। ब्लूटूथ की आवश्यकता है इसके लिए, या जीपीएस की आवश्यकता है, या दोनों की आवश्यकता है, कौन सा गलत है इसमें बताइए। देखिए, आरोग्य सेतु को एनआईसी ने बनाया, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आरोग्य सेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आपके मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा का उपयोग करता है, सही है बिल्कुल। इसे चलाने के लिए ब्लूटूथ की भी आवश्यकता है और जीपीएस डेटा की भी आवश्यकता है, इंटरनेट के बिना नहीं चलेगी ये। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके लिए नोडल एजेंसी है, करेक्ट है ये वाला डी। तो गलत ढूंढना है ना अपने को, तो सी गलत है ये। तो इम्पोर्टेंट है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप को ब्लूटूथ और जीपीएस डेटा की ज़रूरत पड़ती है। आरोग्य सेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आपके मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ, लोकेशन डेटा का उपयोग करता है और बताता है कि आप कोरोना के जोखिम के दायरे में हैं या नहीं। इंस्टॉल करते ही सबसे पहले तो मोबाइल नंबर मांगता है वो, फिर आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो आज मनाया जा रहा होगा ये। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2020 समग्र शासन से संबंधित है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बताइए, पढ़ने से करेक्ट लग रहा तीसरा स्टेटमेंट, जैसे यूपीपीसीएस के बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़ने से करेक्ट लग रहे थे ना। ठीक है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया और 13 अक्टूबर बिल्कुल आज गई, सही है, सारे के सारे सही हैं, डी एस का आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को विश्व भर
विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2020 समग्र शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में समाचारों में रहने वाली कॉमन मैप, रेड अपोलो और टेल लेस बुश ब्लू किसकी प्रजातियां? इस तरह का प्रश्न आया था ना यूपीएससी सिविल सेवा 2020 में अभी, जिसका आंसर था वर्ड पक्षी की। थ्रोटेड से पहचान पड़ सकती थी और सही पड़ सकती थी। यहाँ बताइए कॉमन मैप, रेड अपोलो क्या है? ये पक्षी है? ये भी पक्षी नहीं है, बताइए क्या है? क्या ये मकड़ी है? सांप की प्रजातियाँ तो नहीं है? ये तितली है, तितली। ए है इसका आंसर। तो देखिए रेड अपोलो हो गया, कॉमन मैप हो गया और टेल लेस बुश ब्लू आदि तितली की प्रजातियां हैं। ठीक है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग यानी जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन में क्या पाया है कि हिमालय जो क्षेत्र है ना अपना, उसमें बढ़ते औसत तापमान के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली लेपिडोप्टेरा जो तितली और पतंगों की कई प्रजातियां हैं पहले की तुलना में उच्च तुंगता यानी हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में निवास करने लगी हैं, क्योंकि औसत तापमान जो है वो बढ़ रहा है, तो उनको और ठंडा चाहिए तो ऊपर चले गए और हाई एल्टीट्यूड पर। ठीक है। अब ये तितली मच्छर मक्खी वाले जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट जो ऑफिसर होता है, डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है, वो उसका प्रॉब्लम सीसी के साथ होता है ना। अब इस तरह के पारिस्थितिकी वाले प्रश्न यूपी पीसीएस में भी हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वन अधिकारी के लिए जो है उसको इंक्लूड कर दिया गया है उसके परी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में विचार करना और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की सूचना की मांग की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को आवेदन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी इस सूचना के अधिकार के दायरे में कर लिया गया है क्या? बताइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आ गए। सही है स्टेटमेंट तीसरा वाला। 30 दिन की अवधि के अंदर देनी पड़ती है आवेदक को सूचना मांगे जाने पर। देखिए इस तरह का स्टेटमेंट, ये सूचना का अधिकार हो गया अधिनियम, ऑल टाइम फेवरेट है, किसी भी समय किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के लिए ये नहीं कह सकते आप बिल्कुल कि 2005 की करंट कैसे पूछ ली अब। ठीक है, ऑल टाइम हिट होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। हर प्रकार की सूचना मांगी जा सकती है क्या? किसी भी प्रकार की मांग सकते हो। रक्षा से संबंधित मांग लोगे, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित भी मांग लोगे क्या? गलत है। पहला स्टेटमेंट कटेगा क्या? कटेगा, बिल्कुल सारा कटेगा। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 30 दिन करेक्ट है यहाँ पर, आवेदक को देना पड़ता है 30 दिन में, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसके दायरे में हैं। तो इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सार्वजनिक अथवा सरकारी प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को आवेदक की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रदान करने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। लेकिन अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और व्यक्तिगत सूचना से संबंधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट और सही हो जाएगा दूसरा, क्योंकि 30 दिन के लिए है। ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी प्रकार के लिखा है। आगे देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। तो करेक्ट हो गया तीसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा संचालित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है।
देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में। करेक्ट है स्टेटमेंट। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तैयार रहिए। 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है बिल्कुल किसका? शांति का। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा संचालित नहीं है, गलत है ये। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा है ना, बताया तो था। फर्स्ट को एलिमिनेट करिए, बिल्कुल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का ये विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यह वर्ष 1991 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। मध्य एशिया का यह देश उत्तर पश्चिम और उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व एवं दक्षिण में चीन व दक्षिण और पश्चिम में तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझी करता है। यह रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का भी सदस्य है और इसके अलावा यहाँ रूसी एयरवेस भी मौजूद है। उपर्युक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश को संदर्भित करती हैं, बताइए। यहाँ रूसी एयरवेस भी मौजूद है, न्यूज़ में है ये। इसका उत्तर है किर्गिस्तान। क्या है इसका उत्तर? किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, किर्गिस्तान जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में 1991 में अस्तित्व में आया था। किर्गिस्तान में मुख्य तौर पर मुस्लिम और ईसाई आबादी पाई जाती है। किर्गिस्तान रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का सदस्य है और इसके अलावा यहाँ रूसी एयरवेस भी मौजूद है। देखिए, रूस जो है किर्गिस्तान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास करता रहता है या हर संभव प्रयास करता रहता है। वहीं दूसरा पक्ष इसका देखें तो चीन के लिए यूरेशिया के केंद्र में स्थित यह देश, यह कौन सा? किर्गिस्तान, उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोनों पीछे पड़े हैं इसके। रूस ने तो एयरवेस भी बना रखा है इसमें। ठीक है, तो दो के चक्कर में देश विवादित हो जाते हैं और वो पूछ लिए जाते हैं पेपर में, फिर स्टूडेंट के लिए पढ़ने वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनकी शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हुई, जहां वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन गए। वर्ष 1929 में भारत लौटने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1932 में उन्हें यानी 3 साल के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई। वर्ष 1946 में उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक उग्रवादी नीति अपनाने की सलाह दी। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करती हैं, बताइए। किसको संदर्भित करती हैं? कोई लाइन क्लू ऐसा मिला जिसको पकड़ा जा सके कि महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, नानाजी देशमुख के बारे में बात हो रही है, तिलक के बारे में बात हो रही है, या फिर जयप्रकाश नारायण के बारे में बात हो रही है? देखिए, इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्या है इसका आंसर? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, क्यों पूछा गया है प्रश्न ये। हाल ही में 11 अक्टूबर को यानी 2 दिन पहले 2020 को देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती मनाई गई। ये हैं जयप्रकाश नारायण और ये हैं नानाजी देशमुख। इनके बारे में तो सब कुछ बता दिया है, एक बार एक्सप्लेनेशन के लिए और पढ़ लीजिएगा इसको। बात करें इनकी, तो देखिए जितने भी भारत देश के अंदर सरस्वती विद्या मंदिरों की श्रृंखला चल रही है ना, वो इन्होंने ही शुरू की थी, नानाजी देशमुख ने। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है इनको। और आपको याद होगा अभी पिछले वर्ष इनको वर्ष 2019 में भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, भारत रत्न मिला था इनको, याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 जारी करने का निर्णय लिया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है इनकी बिक्री, किन की बिक्री? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री जो है विभिन्न व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों जैसे निकायों तक ही सीमित रहेगी।
इनकी समयावधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष के पश्चात इससे बाहर निकलने का विकल्प मौजूद रहेगा। इस बॉन्ड के तहत न्यूनतम स्वीकार्य निवेश 1 ग्राम स्वर्ण होगा और पुनर्ग्रहण अधिकार या बंधक या गिरवी की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा हासिल बॉन्डों को नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में गिना जाएगा। देखिए पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, ये चौथा वाला गलत है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो के रूप में नहीं बल्कि वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर के रूप में इनको गिना जाएगा। ठीक है, एसएलआर के रूप में, ये पढ़ाया है ना मैंने, एसएलआर सीआरआर सब पढ़ाया है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 जारी करने का निर्णय लिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसके संदर्भ में उपरोक्त सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं और जो डी वाला है वो असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है? क्योंकि पुनर्ग्रहण अधिकार या बंधक या गिरवी की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा हासिल बॉन्डों को वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर के रूप में गिना जाएगा, ना कि नगद आरक्षित अनुपात के रूप में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये पूछ ले जाते हैं। इस बार भी एक यूपीएससी में प्रश्न पूछा था ना कि वो आरबीआई की खुले हाथ वाली नीति से रिलेटेड था एक प्रश्न कि ब्रॉड संकुचन, एक प्रश्न था ना कि संकुचन मुद्रा नीति और जो है ब्रॉड मुद्रा नीति, जब एसएलआर बढ़ जाता है, जब एसएलआर बढ़ जाता है और सीआरआर बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट से पैसा जो है वो कम हो जाएगा, और जब ये घट जाते हैं तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। यानी संकुचित मुद्रा नीति का अनुसरण करता है कब आरबीआई, जब इनको बढ़ा देता है। ठीक है, और असंकुचित मुद्रा नीति का अनुसरण कब करता है वो, जब इनको घटा देता है। तो उल्टा होता है और ये पूछ लिया जाता है, इस बार भी पूछा था, उसका केवल 2 सही था। इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस विषय पर रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का? केमिस्ट्री में नोबेल मिला है, किसके लिए मिला है बताइए? लिथियम आयन बैटरीज के लिए, जीनोम एडिटिंग टूल विकसित करने के लिए, नया रेडियो एक्टिव तत्व खोजने के लिए, या अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के विकास के लिए? किसके लिए? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, किसको भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है किसको मिला। ठीक है, और किस क्षेत्र में मिला ये भी पता होना चाहिए। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के लिए तो 2019 में दिया गया था ना, 2019 में मिला था लिथियम आयन बैटरी के लिए। अकीरा योशिनो, गुडिनो, इनको मिला था ना, याद है। अब जो 2020 का मिला है वो मिला है जीनोम एडिटिंग टूल विकसित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो कन्फ्यूज़न पेयर वाले स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, जैसे ये कन्फ्यूज़न पेयर कर रहा है यहाँ पर, इन दोनों को तो चलो काट ही दोगे। तो देखिए, अमेरिका के जेनिफर ए डोडना और फ्रांस की इमैनुअल चारपेंटियर को रसायन विज्ञान में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए, इमैनुअल चारपेंटियर एवं जेनिफर ए डोडना द्वारा विकसित क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था 19 में, का उपयोग जो है जानवरों के लिए, पौधों के लिए और सूक्ष्म जीवों के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिए किया जाता है। तो जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार रसायन का। ये लग रहा है कि जैसे कि किसका लग रहा है आपको, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन ये रसायन का है। अगर कहीं फंस जाए इस तरह का प्रश्न किसी परीक्षा में जो 2020 में होंगी, तो जीनोम एडिटिंग इसको रसायन के लिए मिला। ठीक है, चिकित्सा मत लगा देना। किस किस को मिला है फिर से सुन लीजिए नाम, जेनिफर ए डोडना और इमैनुअल चारपेंटियर। कहीं कहीं इसको चारपेकर भी लिख रखा है, तो चारपेंटियर वैसे तो इससे पता चल जाएगा, इमैनुअल चारपेंटियर। अब चारपे के बाद टियर है, ठीक है, या कियर है, उतना तो याद हो ही जाएगा ना।
लेकिन यही सही है इसका, इमैनुअल चारपेंटियर। 2 को मिला है, पिछली बार 3 को मिला था 2019 में, 2020 में 2 को मिला है। फिजिक्स पिछली बार भी 3 था और फिजिक्स इस बार भी 3 ही है, और वही 50-50 का रेशियो है, 50 एक बंदे को और 50 दूसरे वाले वैज्ञानिकों को, 2 को। वो करा चुके हैं, दूसरे टेस्ट में है, उसको देख लीजिएगा आप। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम एक बार। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। आप टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। धन्यवाद।